अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से कान के पास मुंह लाते हुए पूछा, ये सब क्या चल रहा है? अनाया यहाँ, और इसके साथ ये आदमी कौन है? मैंने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा। ये सवाल तो मेरे मन में भी उठ रहा था। मिस्टर देसाई, आपने अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, आखिर मैंने ही पूछ लिया। अनिल, आप इन्हें नहीं जानते? ये कपूर एंटरप्राइजेस के चेयरमैन मिस्टर विपिन राय कपूर के बेटे हैं, मिस्टर रोहित कपूर। ये बहुत जल्दी ही कपूर एंटरप्राइजेस के सीईओ की पोस्ट संभालने वाले हैं। फिलहाल ये अपनी कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। और ये है मिस्टर अनाया पारेख, जेपी कॉरपोरेशन की सीईओ। तो फाइनली अनाया ने भी बिजनेस वर्ल्ड में अपने पैर रख दिए थे। मगर मुझे हैरानी इस बात की थी, ये बात अब तक किसी को पता क्यों नहीं थी। जहाँ तक हम सब जानते थे, अनाया के पापा की डेथ के बाद इग्निविंस इंटरनेशनल ने अनाया के बिहाफ पे कंपनी का पूरा कारोबार अपने हाथ में ले लिया था। अनिल मेरी तरफ इशारा करते हुए रोहित से, और ये हैं रोहित। नो नीड टू इंट्रोडक्शन, टू मीट यू मिस्टर राज सक्सेना। कितने कम समय में अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इट्स इम्प्रेसिव। मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। रोहित ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मैंने एक नज़र अनाया पर डाली और उसने अपनी नज़रें फेरी। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बाहर से चाहे कितना भी खुद को बदल लो मिसेस अनाया राज सक्सेना, मगर अंदर से तुम आज भी वही हो। मैं मन ही मन हंसा। सोनिया डिनर के लिए सारी अरेंजमेंट कर रही थी। समर, सो आई थिंक वी आर फॉर हियर फॉर सेम पर्पस, राइट? अनिल थोड़ा हिचकते हुए, राइट, एक्चुअली आप दोनों को ही सेम प्रॉपर्टी चाहिए और आप दोनों से ही मेरी अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। सो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किसे ये प्रॉपर्टी दी जाए, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप दोनों को ही साथ ये डिस्कशन कर लूँ कि उस प्रॉपर्टी के साथ आपको फ्यूचर प्लान्स क्या है। जिसका प्लान मुझे ज़्यादा सूटेबल लगेगा मैं उसी के साथ डील कर लूँगा। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिजनेस करते बिता दी और बहुत पैसा कमाया, बट नाउ मनी इज़ नो मैटर फॉर मी। अब मैं अपने काम में दिल सुकून की तलाश करता हूँ। समर मुस्कुराते हुए, कूल, आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ यू ब्यूटीफुल लेडी हियर, सो मिस पारेख प्लीज गो अहेड। अनाया, श्योर, एक्चुअली मिस्टर देसाई, हम उस लोकेशन पर एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल खोलना चाहते हैं जो इस शहर ही नहीं पूरे स्टेट का सबसे बड़ा मॉल होगा, विथ मल्टीनेशनल एंड अ स्मॉल चिल्ड्रन सेक्शन, जहां लेडीज अपने बच्चे को छोड़कर आराम से शॉपिंग कर सकती है। इट्स अवर ड्रीम प्रोजेक्ट। अनिल, इम्प्रेसिव। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर सक्सेना? कयावट इम्प्रेसिव, एक्साइटेड होते हुए, लेट्स सी व्हाट यू हैव प्लान। मैंने समर की तरफ देखा और समर ने अपना गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। समर, मिस्टर देसाई, हमने अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए बिजनेस के साथ साथ एक सोशल इशू को भी सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको तो पता ही होगा, हर साल इंडिया में फार्मर्स इतना अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह उगाते हैं, मगर सही स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होने के कारण हर साल हजारों टन अनाज सड़क पर बर्बाद हो जाता है। फार्मर्स को वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह सड़कों पर फेंकनी पड़ जाती है। सो हमने डिसाइड किया है कि हम उस जगह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम का फ्रूट सेंटर बनवाएंगे। सिटी सेंटर में होने की वजह से आसानी से वहाँ से सारा सामान कहीं भी पहुँचाया जा सकता है। ये एक बेसिक शुरुआत होगी। आगे हम ऐसे प्रोजेक्ट पर स्टेट में शुरू करेंगे। अनिल अनाया की तरफ देखते हुए, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अनाया मुस्कुराकर समर की तरफ देखते हुए, नॉट ए बैड, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे पता था तुम कुछ अच्छा ही करोगे। समर, थैंक यू, बट ये आइडिया भाई का था। इतना सुनते ही अनाया के चेहरे पर स्माइल गायब हो गई। अनाया मुंह बनाते हुए, इतना अच्छा भी नहीं है। आपके जैसे इम्प्रेसिव बिजनेसमैन से ऐसे आइडिया की उम्मीद नहीं थी मुझे। सबकी नजरें हैरानी से अरण्य की तरफ मुड़ गई। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मगर अपने गुस्से को दबाते हुए मैंने उसे एक स्माइल दी और अपने हाथ बांधते हुए सवाल दिया, अभी 1 मिनट पहले तक आपको ये आइडिया इम्प्रेसिव लग रहा था, नाउ व्हाट हैपेंड सडनली? कपूर, केयर टू एक्सप्लेन मिस पारेख? अनाया धीरे से, शुरू हो गया जलाद। उसके धीमे बोलने के बावजूद मुझे उसकी बात सुनाई दे गई थी। सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं, कुछ कहा आपने? अनिल हैरानी से, मुझे भी लगता है इस आइडिया को कोई ग्लिच नहीं,
कोई ग्लिच है? अनाया अनिल देसाई की तरह मुड़ते हुए, आई डिड नॉट मीन दैट द आइडिया इज परफेक्ट बट द प्रॉब्लम इज लोकेशन। स्टोरेज जैसे काम के लिए लोकेशन सिटी सेंटर में ही हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसके लिए पॉश एरिया के बाहर की कोई भी लोकेशन सूटेबल है, लेकिन शॉपिंग मॉल के लिए उससे ज़्यादा परफेक्ट लोकेशन दूसरी कोई नहीं हो सकती है। दैट्स वाई आपको ये डील मेरे साथ ही करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, शायद आपको हमारी बात ठीक से समझ नहीं आई। हमारा प्रोजेक्ट ओनली स्टोरेज पर्पज से नहीं है। हम अपने इस प्रोजेक्ट से आउट एरिया के फार्मर्स के शहर तक अपनी पहुंच बनाने और अपने प्रोडक्ट सेल करने का एक मौका दे रहे हैं। इसमें सबका बेनिफिट है, इवन टाउन एरिया में मौजूद लोगों का भी। इनको भी रिलायबल प्राइस में फ्रेश फूड मटेरियल अवेलेबल होगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फूड चेन। अगर मैं इसे आउट एरिया में की तरफ लेकर जाऊंगा तो यहाँ शहर में मौजूद लोगों की इससे क्या बेनिफिट होगा? अनाया चिढ़ते हुए, आई मस्ट से द शॉपिंग मॉल आइडिया इज मोर सुटेबल फॉर दैट लैड एंड प्रॉफिटेबल ऑल्सो। वाई? अनाया बिकॉज वो पॉश एरिया है और वहाँ के लोग अपने एंटरटेनमेंट को प्रेफरेंस देंगे, न कि स्टोरेज फैसिलिटी। डोंट यू थिंक पीपल बेसिक नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एंटरटेनमेंट? अनाया थोड़े गुस्से में, देन आई विल मेक श्योर टू कीप देयर बेसिक नीड्स इन माई मॉल। नाउ कैन यू प्लीज एक्सक्यूज मी? मिस्टर देसाई किसी बड़े झगड़े की गवाह नहीं बनना चाहते थे, सो उन्होंने तुरंत हमें रोकते हुए कहा, आई एम श्योर इस तरह कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट डिनर फर्स्ट। बेटर आइडिया। टेबल पर खाना लग चुका था। सारे लोग उठकर जब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े तब मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी तरह अनाया के बगल में बैठूं, मगर ऐसा कभी हो सकता है जो मैं सोचूं पूरा हो जाए। रोहित ने अनाया के लिए चेयर खींची और खुद उसकी बगल में बैठ गया। रेक्टेंगुलर टेबल की दूसरी साइड में मिस्टर देसाई और सोनिया उसकी बगल में जा बैठे और मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो मैं ठीक उसके सामने जाकर टेबल की दूसरी साइड बैठ गया। मेरी बगल में समर थे। समर भी रोहित के फेस करते हुए बैठ गया। रोहित, वाओ अनाया, तुमने ये टेस्ट किया? तुम्हारी फेवरेट खांडवी। कहते हुए वो उसकी प्लेट में खांडवी डालने लगा। मेरा दिल वैसे ही जल रहा था, ऊपर से उसकी इस हरकत से एकदम से आग में घी डालने का काम किया था। अनाया ने रोहित को एक स्माइल दी और फिर एकदम चुपचाप खाना खाने लगी। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इरिटेट होकर मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए टेबल के नीचे से उसके पैर पर जोर से अपना पैर मारा, मगर वो एकदम आराम से खाना खाती रही। कमाल है, कोई असर ही नहीं हुआ इस पे तो। मैं एकदम से फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहा था, मगर असर होती भी कहाँ से? मेरा पैर अनाया के बजाय सोनिया से चौंकर लगा था, जो बाद में मुझे तब पता चला जब वो मेरे इस एक्शन का रिएक्शन वापस लौट कर आया, मगर मेरे पास नहीं, समर के पास। आई एम सो सरप्राइज कि ये लड़की के पैर वाकई इतने लंबे है। समर के पैर जब सोनिया के पैर लगा तो खाते वक्त वो एकदम से हड़बड़ाकर खांसने लगा और उसी पल मैंने और अनाया ने दोनों ने ही एक साथ उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ा दिया और इसके साथ ही हम दोनों की नजरें मिली। अनाया कॉन्फिडेंट थी समर उसी की हेल्प लेगा, सो उसने अपने हाथ पीछे नहीं खींची, मगर मेरा भाई अनाया का हेल्प ले ये मुझे मंजूर नहीं था। ठीक है, अब उसके मन में अनाया के लिए पहले जैसी कोई फीलिंग नहीं थी, मगर एक वक्त वो भी था जब वो मुझसे अनाया के लिए झगड़ा भी किया करता था और वो बात मेरे दिल से अभी तक गई नहीं थी। कह सकते हैं एक टिपिकल हस्बैंड की तरह मैं ओवर पॉजेसिव हो रहा था। समर शायद चूज नहीं कर पाया कि उसे किसकी हेल्प लेनी चाहिए, सो उसने तुरंत दोनों को इग्नोर करते हुए जूस का ग्लास उठा लिया। समर हल्की सी स्माइल के साथ, आई थिंक आई नीड दिस। हम दोनों ने ही अपना हाथ वापस खींच लिया और वापस अपने पोजीशन पर बैठकर खाना खाने लगे, मगर थोड़ी देर बाद सोनिया ने वापस टेबल के नीचे से अपने मेरी पैर से टकराए। अब मैं मनी मन झला रहा था। कहाँ की मुसीबत मोल ली मैंने, जिसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए मैंने ये सब किया था वो तो मजे में खाना खा रही थी और जिसको इग्नोर करना था उसके मैंने गलत सिग्नल दे दिया था। एक बार फिर से जब उसका पैर समर से टकराया तो समर ने कंफ्यूजन होते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने हाथासा होकर अपना सिर हिलाते हुए उसे सोनिया की तरफ इशारा किया जो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। समर ने हाथ
के इशारे से कहा कि वो सब संभाल लेगा। समर ने हाथ के इशारे से कहा कि वो सब संभाल लेगा। अगले ही पल सोनिया ने जब दोबारा मेरी तरफ अपना पैर बढ़ाया तो समर ने तुरंत बीच में आते हुए इस बार उसके पैर को इतनी जोर से प्रेस किया कि वो एकदम से हड़बड़ाकर उछल गई। उसके हाथ से सूप का बाउल छूटकर गिरा और काफी सारा सूप अनाया के गाउन पर जा गिरा। अनाया गुस्से में कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। अंधी हो क्या? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती हो क्या तुम? गुस्से से सोनिया की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। न केवल वो उम्र में अनाया से बड़ी थी बल्कि उसने कई बार अनाया को सबके सामने जलील भी किया था। मगर आज जिस पोजीशन पर अनाया थी वहां अपने गुस्से को पीते हुए उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अनिल अफसोस के साथ खड़े होते हुए, आई एम सो सॉरी मिस पारेख और आई एम श्योर सोनिया ने जानबूझकर नहीं किया है। मुझे अब हंसी आ रही थी। यह आज पहली बार था जब अनाया को मैंने किसी को डांटते हुए सुना था, वरना हर बार कभी सोनिया, कभी सिमरन और कभी साक्षी, सब उसे कुछ ना कुछ सुना जाती थी और वो चुपचाप सुन भी लियाती थी। खैर, मुझे इस बात की खुशी थी कि जो काम मैं चाहकर भी नहीं कर पा रहा था वो उसने इतनी आसानी से कर दिया था। आई होप अब सोनिया आगे और कोई तमाशा खड़ा ना करे। इडियट कहते हुए अनाया ने टेबल पर पड़े टिश्यू से अपना गाउन साफ करने की कोशिश की। रोहित अनाया का एक हाथ पकड़ते हुए, आर यू ओके? अनाया, मैं ये साफ करके आती हूँ, कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और मुझसे वहां और नहीं बैठा गया। मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज एक्सक्यूज मी, कहते हुए मैं भी रूम से बाहर निकल गया। कहानी अनाया की नज़र से। मैं गुस्से में भुनभुनाती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। 3 साल बीत गए थे, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। एलन मस्क चांद की सैर कर आया, जो बोसन ने तारों को छू लिया, मगर ये आदमी और स्पेशली इसके चिपकी रहने वाली लड़कियां सब आज भी वैसे के वैसे हैं। वैसे मुझे कभी लगा नहीं था कि ये कभी बदल सकते हैं। वहाँ ट्रायल रूम में तो पूरी फिल्म देखी थी, अब यहाँ मेरे कपड़ों पर सूप गिराकर मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। इस सोनिया की बच्ची ने मुझे क्या पहले वाली अनाया समझ रखा है जो चुपचाप उसकी बकवास सुन लेती थी। मैंने नल ऑन किया और अपने रुमाल के पानी से हल्का सा भिगोकर कपड़ों पर से निशान साफ करने लगी। वॉशरूम से मैं जैसे ही बाहर निकली, एक हाथ ने मेरा रास्ता रोक लिया। किसकी इतनी हिम्मत? मैंने चौंकते हुए सामने देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमर, तुम्हारा इंतजार क्यों? एक काफी नहीं थी आपके लिए? वैसे डोंट माइंड, शरीफ लड़के इस तरह किसी लड़की का रास्ता नहीं रोकते। रास्ता छोड़िए मेरा। मैंने चिढ़ते हुए साइड से निकलने की कोशिश की, मगर अपना दूसरा हाथ आगे करते हुए उन्होंने लगभग पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैंने गुस्से में एक बार उनकी तरफ देखा, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा लगभग डांटते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, कहाँ गायब थी तुम इतने दिनों से? तुम्हें पता भी है सब लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान थे? मॉम, डैड, तनु, समर, सेजल, सबने तुम्हें खोजने की कितनी कोशिश की, मगर तुमने तो जैसे एक पल में सबको नाता तोड़ दिया। एक बार भी तुम्हें उन सब की याद नहीं आई? मैं एकटक उनके चेहरे की तरफ देखती रही। और आपको याद नहीं आई मेरी? आपने एक बार भी कोशिश नहीं की मुझे खोजने की? मैंने उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा। राज थोड़ा कसमाते हुए, ये रोहित कपूर कौन है? आप मुझसे बड़े हैं, ये तो मुझे पता था, पर सिर्फ 3 साल में आपकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने हंसते हुए जवाब दिया। राज कंफ्यूजन से, व्हाट? हम और क्या? और क्या? अभी कुछ देर पहले ही तो मिस्टर देसाई ने आपको बताया कि वो बिपिन राय कपूर का बेटा और कपूर इंडस्ट्री का अगला सीईओ है। इतनी जल्दी भूल गए आप? इट्स ओके, उम्र का तकाजा है, हो जाता है कभी कभी, मैंने एक नकली मुस्कान के साथ कहा। राज गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, मगर वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? उनके इस सवाल पर मेरे अंदर ऊपर से नीचे तक गुस्से की एक लहर दौड़ गई थी। एटलीस्ट वो नहीं कर रहा जो आप वहाँ ट्रायल रूम में उस सोनिया के साथ कर रहे थे, मिस्टर राज सक्सेना। मैंने गुस्से से भरकर उन्हें देखते हुए कहा, मुझे भी पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से खुद को रोक कर रखा था, वरना मेरा बहुत दिल कर रहा था कि वहाँ गलियारे में रखे सारे शोपीस उठाकर उनके सिर पर दे मारूं। राज परेशानी से, यार तुम हमेशा मुझे ही क्यों गलत समझती हो? एक्सक्यूज मी, मैं गलत समझती हूँ आपको? आज तक हमारी कितनी ऐसी मुलाकातें हुई है जिसमें आप मुझे शरीफों की तरह नजर आए हैं? कभी सिमरन के साथ, कभी सोनिया के साथ, और अब भी ना जाने कितनी रंबा, उर्वशी, मेनका होंगी आपके लाइफ में जिनके बारे में मुझे डेफिनेटली नहीं पता है। राज ने आंखें बंद कर किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की और
फिर आंखें खोलते हुए सीधा मेरी तरफ देखा। राज, ओ क्या नया, बहुत हुआ मजा। कोई नहीं है मेरी लाइफ में, सिर्फ तुम हो। अब प्लीज घर वापस चलो। जरूर जाऊंगी, लेकिन आपके नहीं, अपने घर। और वो भी ये बिजनेस डील पूरी करने के बाद। मिस्टर अमरराज सक्सेना, मैंने भी तंज कसते आकर सीधा उनकी आंखों में देखकर उनके चैलेंज करते हुए कहा और उनका हाथ सामने से हटाते हुए आगे बढ़ गई। वो एक पल तो एकदम से सरप्राइज हो गए थे, मगर अगले ही पल खुद को संभालते हुए उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर पूरी तरह खींच लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एज आई सेड बिफोर, ये जौलाद आज भी वैसा ही था, एकदम पत्थर। सो मेरे मारने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मेरे राइट हैंड के पीछे करते हुए उन्होंने मुझे दीवार से लगा दिया। बात मुझे नहीं पसंद। यह आदमी हमेशा अपनी हाइट और स्ट्रेंथ दोनों की एडवांटेज लेता है। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से उनके पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर वो 1 इंच भी नहीं हिले। वैसे तो अब मुझे घबराहट होने लगी थी, मगर फिर भी मैंने हिम्मत दिखाते हुए मजबूत आवाज में उनकी आंखों में देखते हुए कहा, छोड़िए मुझे। राज हल्की सी हंसी के साथ, आपका हाथ छोड़ने के लिए थोड़े ही पकड़ा था मैंने। मिसेस अनाया राज सक्सेना, पहले ही कितनी जिद्दी थी आप, और अब इन 3 सालों में तक मुझसे दूर रहकर और भी ज़्यादा जिद्दी हो गई है। मैंने इनको इग्नोर करते हुए वापस छूटने की पर फोकस दिया और पूरी ताकत से उनको दूर धकेलने की कोशिश की, मगर इस कोशिश के जवाब में वो मेरे और करीब आ गए। उनका हाथ मेरी कमर पर से सरकता हुआ मेरी पीठ पर लगने लगा। उनके स्पर्श से मेरी पूरी बॉडी जैसे करंट ऊपर से लगकर नीचे तक दौड़ गया था। मेरी धड़कनें सुपरफास्ट स्पीड से धड़कने लगी थी। मन ही मन मैं खुद को कोस रही थी, क्या ज़रूरत थी आज मुझे ये ब्लैकलेस गाउन पहनने की। मेरी अर्जनेस को फील कर उन्होंने मेरे चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। उनके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी। उनके हाथ अब सरकते हुए मेरी गर्दन के होते हुए मेरे चेहरे तक आ गए थे। मैंने घबराहट से अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैंने घबराहट को दूर करने की कोशिश की। मैंने कसकर अपनी आंखें और मुठ्ठियां भींच ली। कुछ ही देर में वैसे ही खड़ी रही, मगर जब उनकी तरफ से कोई हरकत नहीं हुई तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। मैंने कंफ्यूजन होते हुए एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं अकेली ही गलियारों में खड़ी। मैंने अपनी तेज चलती सांसों पर काबू किया और वापस प्राइवेट रूम की तरफ चली गई। डोर ओपन कर अंदर आते ही सबकी नज़र मेरी तरफ घूम गई। अनाया, इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? रोहित ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे एक कॉल आ गया था, बस इसी में देर हो गई। मैंने एक हल्की सी स्माइल उसे देते हुए कहा। हद है, अब वो एकटक मुझे देखकर स्माइल किए जा रहे थे, मगर जैसा मैंने डिसाइड किया था मैंने इनको इग्नोर किया और जाकर चुपचाप रोहित के पास बैठ गई। डिनर खत्म हो चुका था और अब बारी थी इस मुद्दे पर आने की जिसके लिए हम यहाँ सब आए थे। सो मिस्टर देसाई, क्या डिसाइड किया आपने? मैंने एकदम सीधा सवाल किया। जैसा कि आपने कहा, मनी इज नो मैटर फॉर यू नाउ। आप अब अपने काम में दिल्ली सुकून खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर जेपी कॉरपोरेशन के साथ डील करके आपको कोई पछतावा नहीं होगा। हम उस शॉपिंग मॉल के थ्रू ज़रूरत का सामान पूरे शहर को अवेलेबल कराएंगे, स्पेशली चिल्ड्रंस। उनके लिए यहाँ कोई प्ले स्टेशन नहीं है। हम उस मॉल में उनके लिए बेस्ट प्ले स्टेशन बनवाएंगे जहाँ वो खेल भी सकते और अपने पसंद की चीज़ें खरीद भी सकते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड डील। मिस्टर देसाई कुछ बोलते उससे पहले ही सोनिया एकदम से आकर उनके बगल में बैठ गई और एक बड़ी सी स्माइल देते हुए बोली, बट आई मस्ट से मिस्टर सक्सेना का आइडिया ज़्यादा बेटर है। शॉपिंग मॉल से वैसे भी बहुत है हमारे टाउन में, नहीं? फॉर्म्स फार्म्स की हेल्प करने की जो कोशिश की है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी ये डील उसके साथ ही करनी चाहिए। मिस पारेख के लिए आप इस ट्रॉल वाली प्रॉपर्टी पर क्यों नहीं सोचते? मिस्टर देसाई अपना गला साफ करते, आई आई थिंक यू राइट, बट मेरी आंखें हैरानी से फैल गई थी। क्या ये सच में मिस्टर देसाई की सिर्फ सेक्रेटरी है? हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड? ये वही सोनिया है जिसे मेरे पापा के सेक्रेटरी रहते उनके ऊपर भी डोरे डालने की कोशिश की थी और बदले में पापा ने इसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था। बाद में इतने मेरे हस्बैंड पर ट्राई किया और अब मिस्टर देसाई के साथ ये कोई शरीफ कन्या बनकर तो डेफिनेटली नहीं रहती होगी। नो बट आप क्यों? वैसे भी इस डील के लिए इन दोनों में से किसी एक का दिल तोड़ना ही पड़ेगा ना, तो फिर यह प्रॉपर्टी उसे क्यों ना मिले जिसका आइडिया ज़्यादा स्वीटेबल है। उसने बड़ी अदा से मिस्टर देसाई के कंधों पर हाथ फेरते हुए कहा।
मैंने एक जलती हुई नज़र से राज के ऊपर डाली। आखिर उनका काम बड़ी आसानी से उनकी इस तितली ने कर दिया था। वो मुझे अपनी तरफ गुस्से में देखता पाकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे। अनिल हिचकिचाती हुई, आई एम सॉरी मिस पारेख, आई होप आप इस बात का बुरा नहीं मानोगी। आई थिंक सोनिया सही कह रही है। अगर आप चाहे तो मैं इस ईस्ट सेंट्रल वाली प्रॉपर्टी आपको शॉपिंग मॉल के लिए दे सकता हूँ। राज, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिस पारेख, अगर चाहे तो मैं ये प्रॉपर्टी छोड़ने, मगर मैंने तुरंत उठती हुई उनकी बात बीच में ही काट दी। थैंक यू सो मच मिस्टर देसाई, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बट इट्स रियली ओके, आई डोंट नीड दैट प्रॉपर्टी एनी मोर। मैं फ्यूचर में ज़रूरतों के साथ काम करना चाहूँगी। उम्मीद है आप मुझे नेक्स्ट टाइम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, मैंने एक स्माइल के साथ खड़े होते हुए कहा। अनिल मुस्कुराते हुए, श्योर मिस पारेख, इट विल अ ग्रेट प्लेजर टू वर्क विथ यू। ओके, अब मैं चलना चाहिए, लेट्स गो रोहित, कहते हुए मैं तेजी से बाहर निकल गई। अनाया अपने रूम में बैठी वरीयत की टीवी चैनल बदल रही थी। काश मैं जूली भी यहाँ होती। वो दोनों पहले की तरह साथ में बैठकर टीवी पर अपना फेवरेट शो खूनी साया देखते, ऑफकोर्स विथ जलेबी फाफड़ा एंड और टू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड आउट ऑफ द डोर। पिछले 3 सालों में लंदन में रहते हुए अनाया ने जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मिस की थी वो थी इंडियन कुजीन, स्पेशल गुजराती डिश। ऐसा नहीं है कि लंदन में इंडियन फूड नहीं मिलते, बस उसमें वहाँ वाली देसी स्वाद में आपको नहीं मिलेगा। वो तो शुक्र है जूली और हैरी भी शादी के बाद लंदन में ही रह रहे थे। अरे हाँ, जूली की शादी, अपनी पंजाबी कुड़ी को तो शादी पूरी देसी स्टाइल में करनी थी, विद ढोल नगाड़ा और भांगड़ा। बंसल और गोयल दोनों भी कोई छोटे मोटे नाम थे नहीं, ऊपर से हैरी और जूली दोनों ही अपने अपने खानदान के इकलौते चिराग थे, तो दोनों के पेरेंट्स एकदम से बढ़ चढ़कर इस शादी में शो ऑफ कर रहे थे। एंगेजमेंट के बाद से ही सारे मीडिया वाले नहा धोकर उन दोनों के साथ में तस्वीरें लेने के लिए पीछे पड़े हुए थे। इन सब से तंग आकर उन दोनों ने ही फैसला किया उनकी शादी इंडिया में नहीं होगी। हालांकि इस बात पर उन दोनों के ही पेरेंट्स राजी नहीं थे, मगर बाद में अपने बच्चों की जिद के आगे उनको भी झुकना पड़ा। तय ये हुआ कि उन दोनों की शादी कनाडा में होगी और रिसेप्शन मुंबई में। कनाडा में शादी होने का फायदा सबसे ज़्यादा जूली को मिला था। उसका आधा खानदान तो वहीं बसा हुआ था। शादी में किसी फंक्शन में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने घर में नहीं है। इंडिया से इतनी दूर होने के बावजूद रिलेटिव्स का भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आधा पंजाब उठकर उसकी शादी में को अटेंड करने चला आया है। यह शादी अगर इंडिया में हुई होती तो डेफिनेटली रिलेटिव्स को भी ज़्यादा भीड़ पेपराजिस की होती। हैरी का अपने सामने दूल्हे के ड्रेस देखकर अनाया एकदम से इमोशनल हो गई थी। इतना हैंडसम लग रहा था वो। खैर, शादी हो गई और वो अपने ससुराल यानी गोयल्स के घर चली गई, मगर फिर कुछ दिन बाद ही जूली को ये एहसास होने लगा कि वो अनाया के बिना नहीं रह सकती। वैसे अनाया भी बोर हो रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना। सो आखिरकार उन दोनों ने साथ में लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया था। और हैरी, ऐसा कभी हो सकता है कि वो अपने जुगली को अकेला छोड़ दे? सो ऑफ कोर्स वो भी उन दोनों के साथ ही वहाँ रुक गया था। दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स को इस बात से प्रॉब्लम नहीं थी। आखिर बिजनेस की कमान संभालने के लिए पहले उनके लायक होना भी तो जरूरी था ना। और अनाया, उसे तो उसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी। आखिर नानी ने इसलिए तो भेजा था उसे यहाँ पर। वो चाहती थी कि अनाया वहाँ सबसे दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस कर सके। आखिर उनके बाद उनकी पूरी विरासत संभालने वाली इकलौती ही तो वो थी। मगर उनकी उम्मीद उलट जूली वहाँ भी पहुँच गई थी अपनी दोस्ती निभाने। वहीं पर अनाया की मुलाकात रोहित से हुई थी। पराए देश में अपने देश का कोई अजनबी मिल जाए तो अनाया अपना सा भी लगता है। ऐसे में से ही रोहित ने उन सब से मिला और फिर वो चारों ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला था। वैसे एक मज़ेदार बात बताऊं आप सबको, वहाँ ग्रेजुएशन की फाइनल्स में सेकेंड लास्ट आने वाली हमारी अनाया ने वहाँ लंदन में पूरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड पोजीशन ली थी। फर्स्ट पोजीशन तो खैर हमेशा से जूली का ही हक रहा था, उसे उसने कौन छीन सकता था भला। और इस इंसिडेंट के बाद अनाया का इस बात पर विश्वास एकदम से पक्का हो गया था कि खराबी एक्चुअली हमेशा से उसके टीचर में ही थी, उसमें नहीं। अब कम से कम रिजल्ट तो यही बयान कर रहे थे। एक वो दिन था जब लंदन जाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि नानी शायद उसके साथ जाजती कर रही है। आखिर उसने
इतने दिनों तक वो सबसे दूर अकेले पराए देश में कैसे रह पाएगी। और एक आज का दिन था जब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अकेले पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर किसी के साथ डील करने के लिए कैपेबल थी। स्टडीज कंप्लीट होने के बाद हैरी और रोहित ने अपनी अपनी कंपनी में ही काम करना शुरू कर दिया था, मगर अनाया ने एक अमेरिकन फार्म के बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की थी। हालांकि वो भी अपनी कंपनी से ही शुरुआत करना चाहती थी, मगर नानी ने एकदम सख्ती से उसके लिए भी मना कर दिया था। अपनी खुद की कंपनी से शुरुआत करना बुरा नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऊंचाइयों की शुरुआत करके आप बिजनेस को असल बारीकियों को समझ पाएंगी? अपनी कंपनी में आप खुद मालकिन है। यहाँ अब एम्प्लॉयज आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी सिखाने या खुलकर अपने मन की बात बताने की हिम्मत वो कभी नहीं करेंगे। एक पूरी कंपनी को खड़ा करने में जितना हाथ उसके फाउंडर्स का होता है, उतना ही हाथ उसके वर्कर्स का भी होता है। जब तक आप उनको मैनेज करना नहीं सीख जाती, आप कभी किसी कंपनी को नहीं संभाल सकेंगी। नानी ने एक लंबा चौड़ा लेक्चर उसे दे दिया था। उस अमेरिकन फर्म में काम करते हुए अनाया ने सैकड़ों तरह एक्सपेरिमेंट से होकर गुजरना पड़ा था। छोटी से छोटी गलती के लिए उसे घंटों बॉस की डांट सुननी पड़ती थी और उसका सारा गुस्सा वो अपने जूनियर्स पर निकाल लेती थी। मगर धीरे धीरे वो इन सबको हैंडल करना सीखने लगी और आखिर में वो अपने टीम की सबसे काबिल लीडर भी साबित हुई। पूरे 1 साल उसने उस कंपनी के लिए काम किया और जब छोड़ने वक्त फीडबैक देने का टाइम आया तो सबसे अच्छे कमेंट्स और पॉइंट्स उसे न केवल अपने जूनियर से बल्कि सीनियर से भी मिले थे। नानी खुद उसे वहां वापस लेने आई थी और तब सबको भी अनाया की असल पहचान जानकर एकदम तगड़ा वाला झटका लगा था। अपनी आंखों के सामने अपनी नातिन की इतनी तारीफ सुनकर नानी की आंखों में गर्व के आंसू आ गए थे। तब आप अपने पिता की छोड़ी हुई वसीयत का संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। अनाया ने मिलने के बाद नानी के सबसे पहले शब्द यही थे। उसके बाद अनाया ने जेपी कॉरपोरेशन की सीईओ की पोस्ट संभाली और जो सबसे पहले डील उसने की वह उसी अमेरिकन फर्म के साथ थी जहां उसने इतने दिनों तक काम किया था। तो ये थी अनाया के पिछले 3 सालों की कहानी। टीवी के चैनल्स बदलते बदलते जब वो बुरी तरह उकता गई थी तो उसने तंग आकर टीवी को ऑफ कर दिया। एक बार उसने अपना फोन उठाकर देखा, रात के 11 बज रहे थे। फोन एक साइड रखकर वो सोने की कोशिश कर रही थी। फिर फोन पर मैसेज टोन बजा। मैसेज किसी अननोन नंबर से आया था। इतनी रात का किसे मैसेज आया होगा? उसने मैसेज ओपन किया तो एकदम से सरप्राइज हो गई। मैसेज में प्रॉपर्टी पेपर्स के पिक स्कैन करके भेजी गई थी। वो प्रॉपर्टी जिसके लिए अनाया अभी कुछ देर पहले इवनिंग सनशाइन में मिस्टर देसाई से मिलकर आ रही थी। पहले तो उसके समझ में नहीं आया ये सब क्या है, मगर फिर मन ही मन झलाती हुई उसने अपना फोन उठाकर एक नंबर डायल कर दिया। राज ने अपनी स्टडी रूम में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स चेक कर रहा था। भले ही अब वो कोई लेक्चर नहीं रह गया था, मगर फिर भी नेक्स्ट डे के अपनी प्रोजेक्ट्स की पूरी तैयारी वो अब भी वही पिछली रात को ही करता था। अचानक फोन रिंग होने की आवाज़ उसके ध्यान उस रात चला गया। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर शो हो रहा था। बिना नंबर देखे ही वो 100% श्योर था कि कॉल किसका हो सकता है। उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। आराम से अपनी चेयर से पीठ टिकाते हुए उसने कॉल रिसीव कर लिया। इतनी रात को तुम्हें मेरी याद आ रही है? अनाया ने एक बार अपने हाथ में पकड़े फोन को घूर कर देखा, फिर एकदम से झलाते हुए पूछा, ये क्या क्या है ये सब? राज, क्या सब? आई डोंट नो, तुम किस बारे में बात कर रही हो? अनाया, अनमने बनाने की नाटक मत कीजिए। वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर क्यों खरीदी आपने? राज हल्के से हंसते हुए, ओह, तो तुम मानती हो कि तुम मेरी वाइफ हो? क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो मैंने अपनी वाइफ के नाम खरीदी है। अनया उसकी बात सुनकर एकदम स्पीचलेस हो गई थी। उसके एक बार वापस से डॉक्यूमेंट्स चेक किए। आई एम हैविंग ओवर दिस प्रॉपर्टी माई वाइफ अनाया राज सक्सेना। डॉक्यूमेंट में आखिरी में इन वर्ड्स के साथ अमर राज सक्सेना का नाम सिग्नेचर शो हो रहा था। अनाया, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ओके? मैंने अपने लिए दूसरी प्रॉपर्टी खोज ली है। राज एक गहरी सांस लेते हुए, अनाया प्लीज जिद छोड़ दो, वापस आ जाओ। ये घर भी तुम्हारा है। इनफैक्ट मेरा जो कुछ भी हो तुम्हारा ही है। तुम्हें ये प्रॉपर्टी चाहिए थी, मैंने ली, तुमने ली, एक ही बात है। अनाया गुस्से में, नहीं, एक ही बात नहीं है। आपने हमेशा मुझे धोखा दिया है और अब मैं किसी तरह आपसे बात तो मैं नहीं आने वाली हूँ।
राज थोड़े गुस्से में, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है, ओके? तुम चाहती हो मैं फोर्सफुली वहाँ से तुम्हें घर से लेकर जाऊँ? अनाया को उसकी बात सुनकर जोर से हंसी आ गई। मिस्टर अमर असगना, अगर आप मेरे घर तक भी आ गए तो आई प्रॉमिस मैं आपके साथ जरूर वापस चली जाऊंगी। उनकी बात सुनकर राज पहले चौंका, मगर फिर उसके चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई। सोच लो, अपनी बात से पलटने की कोशिश मत करना। अनाया कंफ्यूज होते हुए, क्या मतलब? राज, मतलब गेट रेडी, आई एम कमिंग टू यू होम मिसेस अनाया राज सक्सेना। राज की बात सुनकर अनाया के हाथ से फोन छूटकर गिरते गिरते बचा। वेट, इस वक्त आपका दिमाग तो ठीक है? अनाया ने एकदम से घबराते हुए कहा। 100% वेट फॉर मी, राज ने एक हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनाया ने कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज़ सुनी तो एकदम से उसकी हालत खराब हो गई। क्या वो सच में इस वक्त यहाँ आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई कॉलेज जाते मजनू थोड़े ही हैं जो ऐसे आधी रात को किसी लड़की से मिलने चले आएंगे। अनाया ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन अगर आ गए तो? घबराहट में नाखून चबाते हुए वो यहाँ से वहाँ पूरे कमरे में परेशानी से टहल रही थी। उसने बालकनी में आकर एक नज़र एंट्रेंस मारी। सेक्रेटरी गार्ड वहां आराम से बैठे ऊंची आवाज में किसी फोन पर बातें कर रहा था। उसे गेट पर मुस्तैदी से बैठा देखकर उसने राहत की सांस ली और वापस रूम में आ गई। नानी अपने कमरे में किसी काम से बाहर आई, मगर अनाया के कमरे की लाइट जलते देखकर वो उधर ही चली गई। आप अब तक जग रही है? नानी ने कमरे में अंदर आते हुए पूछा। अचानक नानी का आ जाने से अनाया एकदम से चौंक गई, मगर फिर उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया, आप भी तो नहीं सोई नानी माँ? नानी भी मुस्कुराते हुए आकर उसके पास बेड पर बैठ गई और उसका सिर सहलाते हुए बोली, कहीं आप आज की बिजनेस डील के बारे में सोचकर अपसेट तो नहीं हो रही है? बिजनेस में ये छोटी मोटी अड़चनें तो आती ही हैं, उनको दिल पर मत लीजिए। हमें पूरा विश्वास है आप आगे इससे भी अच्छा ही कर दिखाएगी। अनाया नानी का हाथ पकड़ते हुए, इतना भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू नानी माँ, मगर मैं इस डील को लेकर परेशान नहीं हूँ, वो बस मेरे सिर में थोड़ा दर्द है। ओह, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम अभी आपका सिर दबा देते हैं। कहते हुए उन्होंने पास पड़े तेल की बोतल उठाई और अनाया के सिर में तेल लगाते हुए उसके सिर की मालिश करने लगी। अनाया को इस तरह बहुत सुकून मिल रहा था। अपनी आंखें बंद की वो बाकी सब कुछ भूल गई थी। तेल के जादू न हो, नानी के हाथों में जरूर जादू है। राज ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और चुपचाप अपने कमरे से निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, कहीं कोई जग न जाए। उसे डर से उसने लाइट भी नहीं जलाई थी, मगर वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि हॉल में लाइट ऑन हो गई। उसका दिल एकदम से धक से रह गया। घबराते हुए वो धीरे से पीछे मुड़ा और उसने एकदम से राहत की सांस ली। समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? समर हल्के से खांसने की एक्टिंग करते हुए, आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मेरा होना चाहिए? राज ने उसे दोबारा घूर कर देखा और फिर बाहर जाने को लिए मुड़ा, मगर पीछे से समर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अनाया से मिलने जा रहे हो ना आप? राज ने इरिटेट होकर एक बार उसे देखा और फिर उससे एक फेक स्माइल देते हुए पूछा, यू हैव एनी प्रॉब्लम? समर एक तिरछी स्माइल के साथ, नो नॉट एट ऑल, बस आपको मुझे भी अपने साथ ले जाना होगा। राज अपनी भौवें सिकुड़ते, और अगर ना ले जाऊं तो और मैं कर भी क्या सकता हूँ? मुझे हर्षित अंकल को बताना होगा कि आप आधी रात को लड़कियों से मिलने घर से बाहर जाते हैं। समर ने कंधे उचकाते हुए उसे स्वीट सी धमकी दे दी। बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? किसी और लड़की से नहीं, अपनी ही बीबी से मिलने जा रहा हूँ। बाय द वे, तुम्हें वहां जाकर कबाब में हड्डी क्यों बनना है? राज ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। अरे भाई, आप गलत समझ रहे हो मुझे। इतने साल के बाद आज प्रिंसेस वापस मिली है, मेरा भी तो मन करेगा ना उससे मिलने का। प्लीज मैं भी चलता हूँ ना आपके साथ, मैं साथ रहूंगा तो आपकी हेल्प भी होगी। राज ने कुछ पल सोचा और एक स्माइल के साथ उसे भी अपने पीछे आने का इशारा करते हुए बाहर निकल गया। राज ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों चुपके से वहां से निकल गए। पारिक मेंशन से थोड़ी दूर उन्होंने गाड़ी रोकी थी। एंट्रेंस में सिक्योरिटी गार्ड अब आराम से बैठकर पान चबा रहा था। समर परेशानी से गार्ड की तरफ देखते हुए, इसके रहते अंदर कैसे जाएंगे? क्या मतलब अंदर कैसे जाएंगे? सामने दरवाजा है, चलकर उस गार्ड से बात करते हैं और अंदर चलते हैं। राज गाड़ी की दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए बोला, मगर उसकी बात सुनकर समर ने अपना सिर पीट लिया। समर, आपको भी ये पता है कि लड़के आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड से कैसे मिलते हैं जाते हैं? आपको क्या लगता है आप जाकर उन भैया जी से रिक्वेस्ट करेंगे और आप अनायास से मिलने आए हैं, वो आपको अंदर जाने दे देंगे? मैं जानता हूँ अब तक नानी जी अनकाउंटेबल टाइम्स आपको घर से बाहर फिकवा चुकी है, तो अब तक शायद आपको इसकी आदत हो गई होगी, मगर तब वो नज़ारा देखने के लिए प्रिंसेस यहाँ नहीं थी। आज क्या उसके सामने अपनी इंसल्ट करवानी है आपको? राज चिढ़ते हुए,
शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, ओके। और अगर सामने नहीं जाएंगे तो कौन सा तरीका है अंदर जाने का? तुम क्या चाहते हो मैं चारों तरफ दीवार फांद कर उसके कमरे में जाऊं? समर हंसती हुई, वाह भाई, आप तो पहले ही इंटेलिजेंट हो, मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राज, नो वे, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मगर कुछ देर बाद दोनों पारेख मैंसन के पिछले हिस्से से बाउंड्री वाला फांद कर अंदर जा चुके थे। इस तरफ फिलहाल कोई नहीं था। ऊपर अनाया के कमरे की लाइट जलती हुई नजर आ रही थी। राज झलाती हुई, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा, अब यहाँ से ऊपर कैसे जाएंगे ये सोचा है? समर, सो सिंपल, ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, पहले उस पर चढ़ेंगे, वो वाली डाल से बालकनी की दूरी होगी करीब 3 फीट, बस वहां तक जाकर एक जंप करना है और बालकनी से लगी उस लोहे की रेलिंग को पकड़ लेना है और फिर वहां से दूर कूद कर सीधे अंदर। समर ने अपने हाथों में से सब मेजरमेंट करते हुए कहा। अगर उसका आइडिया सुनकर राज एकदम से झला गया था। राज, तुम चाहते हो मैं इतने सारे स्टेप्स करूं? इससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि अनाया कहीं कॉल करके नीचे बुला लूं? समर ने एक पल के लिए अपने बड़े भाई को देखा और फिर पेड़ से टिकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। ओके, अगर वो नीचे आ जाती है तो प्रॉब्लम ही क्या है, मगर मुझे नहीं लगता वो आएगी। राज ने अपना फोन निकाला और अनाया का नंबर डायल किया। रिंग जा रही थी मगर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। 2-3 बार नंबर डायल करने के बाद जब अनाया ने फोन नहीं उठाया तो उसने परेशान होकर फोन वापस अपनी जेब में डाल दिया। अब चले, समर ने एकदम से दांत दिखाते हुए कहा। मन मारकर राज भी उसके साथ उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। राज ने एक बार अनाया के रूम की तरफ देखा और समर के पीछे पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे सब भी अब ये सब करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन शायद समर सही कह रहा था। उन 3 सालों में पूज्य नानी माँ ने उसे घर से बाहर फिकवाने की वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन तब ये सब देखने के लिए अनाया यहाँ नहीं थी। अब उसने सामने ऐसा रिस्क लेना शायद सही नहीं होगा। समर ने पहले डाल पर पहुंचकर एकदम जंप किया और तेजी से बालकनी में लगी लोहे की रेलिंग से लटक गया। गजब की एथलेटिक बॉडी की और चुस्ती थी समर की। अगर उसने हाथ बढ़ाने में एक पल की भी देर की होती तो सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरता, मगर इस कोशिश में डाल और उसके साथ पेड़ भी बुरी तरह झूल गया था। इसी के साथ राज का बैलेंस बिगड़ा और वो पेड़ से नीचे जा गिरा। रात के आधे पहर में हल्की सी आवाज भी तेज लगने लगती है। अचानक पेड़ की आवाज के साथ ही कुछ गिरने की आवाज सुनकर नानी बुरी तरह चौंक गई। ये आवाज कैसी थी? कहीं कोई चोर तो नहीं घुस आया घर में? उन्होंने बालकनी की तरफ चिंता से बढ़ते हुए पूछा। अनाया उनकी बात सुनकर एकदम से हड़बड़ा गई थी। कहीं वो सचमुच तो नहीं आ गए? अगर ऐसा है तो नानी को उस तरफ जाने से रोकना होगा, कहीं वो उन्हें देख ना ले। मगर तब तक नानी बालकनी में आ चुकी थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बाहर का नजारा देखकर उन्होंने हैरान होते हुए पूछा। अनाया एकदम से पैनिक हो गई थी। न जाने अब नानी उनके साथ कैसे बिहेव करेगी।